अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो, मैं खुशामदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो चलें जी, थोड़ा सा पढ़ते हैं। हिस्ट्रिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। टॉपिक नंबर 19, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश करेबियन। अब हम करेबियन में स्प्रेड ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये MCQs आपने कर लेना है कि स्लेव ट्रेड गिव राइज टू अ डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ इंग्लिश इन वेस्ट इंडीज़ एंड मेनलैंड अमेरिका। स्लेव ट्रेड जो थी उसने एक ख़ास किस्म की इंग्लिश की किस्म को बहुत मतलब जिसे कहते हैं तरक्की दी, बढ़ावा दिया वेस्ट इंडीज़ में और मेनलैंड अमेरिका में। ये ख़ास वैरायटी इंग्लिश की निकल आई। अब स्लेव ट्रेड क्या होती है? ब्लैक स्लेव ट्रेड, जो जो ब्लैक रेस, जो काली नस्ल के होते हैं, जिनका काला रंग होता है, उनको एज आ ग़ुलाम के तौर पर तिजारत की जाती थी, उनको बेचा जाता था। उनके बदले में चीज़ें ली जाती थी, उनको बेच दिया जाता था और चीज़ें ले ली जाती थी। ठीक है। और ये काम होता था यूरोप, वेस्ट अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के कंट्रीज़ के दरमियान। ठीक है। अब ये क्या प्रोसेस था पूरा, ये उन्होंने 3 स्टेजेस में बताया है। 3 स्टेजेस ऑफ स्लेव ट्रेड। पहली स्टेज क्या होती थी कि ब्रिटिश पोर्ट्स या ब्रिटिश की जो बंदरगाहों से शिप्स जो थी वो वेस्ट अफ्रीका की तरफ जाती थी। ये क्या लेके जाती थी? ये क्लोथ्स लेके जाती थी, गन्स, आयरन वेयर, ड्रिंक्स, इस तरह के साजो सामान की अशिया ये लोग शिप्स में लेके वेस्ट अफ्रीका जाते थे। वेस्ट अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज़ में जाते थे? सेनेगल एंड नाइजीरिया। स्टेज टू क्या आती है? जो वहाँ के वेस्ट अफ्रीका में जो अफ्रीकन डीलर्स थे, जो कि इन ब्लैक लोगों की ट्रेड करते थे, इनको बेचते थे। ये क्या करते थे? ये गांव वगैरह से जो गरीब थे लोग, उनको किडनैप करके ले आते थे और इनको बेच देते थे। उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ मतलब बुरा सलूक करते थे, उनको ग़ुलामों की तरह ट्रीट करते थे और ग़ुलामों की तरह फिर उन्हें बेच देते थे। वो जो शिप्स आती थी ब्रिटिश पोर्ट से, उनसे सामान ले लेते थे और उनको बेच देते थे ब्लैक स्लेव्स को। स्टेज 3 क्या आती है? स्टेज 3 ये आती है कि इन स्लेव्स को कहाँ पे जाके ट्रांसपोर्ट किया जाता था? करेबियन आइलैंड्स में जाके ट्रांसपोर्ट किया जाता था और अमेरिकन कोस्ट पे जाके। ठीक है। और इनको वहाँ पे बेचा जाता था नीलामी में, जहाँ 2 पॉइंट है, सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर एट स्लेव ऑक्शंस। नीलामी में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था, हाईएस्ट बिडर जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था, उसको बेच दिया जाता था इनको। और ये लोग काम करते थे बगैर किसी मतलब कोई मुनाफा नहीं लेते थे, कोई अपनी सैलरी नहीं लेते थे, बगैर किसी उसके काम करते थे ये। ठीक है। अच्छा, अब एक जगह इतने सारी जगहों से ग़ुलाम आ रहे हैं और उनकी वो अलग अलग कल्चर से हैं। ठीक है। इससे क्या हुआ? इमर्जिंग ऑफ अ न्यू लिंग्विस्टिक कोड। इससे एक नई लैंग्वेज इजाद हुई। वो क्या थी कि इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए तो बहुत सारी पिजन्स दरियाफ्त हुई, वजूद में आई। पिजन्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट मैं दे चुकी हुई हूँ कि 2 लैंग्वेजेस को मिला के जो एक बीच की लैंग्वेज बनती है उसे पिजन कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे इतनी सारी पिजन्स हो गई, फिर उन पिजन्स से आगे क्रियोल आगे निकल आई। क्रियोल क्या होता है कि पिजन्स के आगे से नेटिव स्पीकर्स बन जाएं, उसे क्रियोल कहते हैं। तो आगे से पिजन्स के क्रियोल बन गए और इन्हीं वेराइटीज़ को आगे बढ़ते बढ़ते स्टैंडर्ड इंग्लिश के साथ ये वेराइटीज़ अब बोली जाने लगी, रिकॉग्नाइज होने लगी। ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज़ वजूद में आ गई बेसिकली। ठीक। टॉपिक नंबर 20, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में अब हम इंग्लिश का फैलाव पढ़ेंगे। इस टॉपिक में कुछ इतना ख़ास नहीं है, जो आपको बता रही हूँ वो कर लें। ये जी MCQs है। अमेरिका established its sovereignty over Philippines in 1898। अमेरिका ने फ़िलिपींस के ऊपर अपनी हाकमियत 1898 में कायम की। इसके अलावा ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर जो साउथ एशिया में किसने शुरू किया? सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने शुरू किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है और इसमें सारी हिस्ट्री बयान की गई है साउथ एशिया में कैसे आई इंग्लिश। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन कॉलोनियल आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम हो गया
साउथ एशिया में ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। क्या किया गया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बन गए, और इसके अलावा जो टीचिंग स्टाफ था, मतलब सिखाने के जो टीचर्स थे, वो कहाँ से किसको प्रेफर किया जाने लगा, ब्रिटिश को प्रेफर किया जाने लगा कि वो लोग आगे इधर पढ़ाएं या उनके तरीक़ेकार को यहाँ पे अपने स्कूलों में नाफिज किया जाए। इसके अलावा स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को एज अ मॉडल रखा गया कि इस मॉडल को देख के हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। इसके अलावा जी इंग्लिश को क्या हुआ, प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए उन्होंने रख लिया और इसको लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन के लिए मुख्तस कर दिया गया और इसे प्रेस्टिजियस लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर लिया जाने लगा कि जी बहुत ही कोई ये हाई फाई चीज़ है लिंगुआ फ्रैंका। ये साउथ एशियन इंग्लिश जब सिंगापुर में आ गए, साउथ एशियन का ये एक दूसरा है। सिंगापुर में इंग्लिश का क्या था सिस्टम, ये जो MCQs देख लें कि उसमें बिलिंगुअल एजुकेशनल सिस्टम रखा गया, मतलब कोई एक लैंग्वेज नहीं सीखेगा, एक दो लैंग्वेजेस को रखा गया मिनिमम कि कोई दो लैंग्वेजेस ज़रूर हों। और इन इंग्लिश के साथ कौन कौन सी लैंग्वेज, चाइनीज़, माले एंड तमिल, ये 3 लैंग्वेजेस को उन्होंने करार दिया कि ये साथ चलेंगी इंग्लिश के, खाली इंग्लिश नहीं चलेगी। तो आपने ये MCQs के तौर पर याद रखना है। इसके अलावा इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम, एजुकेशनल एंड मीडिया, इसमें रखा गया इंग्लिश को सिंगापुर में, ठीक है। और इसके अलावा ये जो वहाँ की फैमिली सिस्टम था, मतलब लोग आपस में जो फैमिली में बोलते थे वो इंग्लिश ही बोलते थे, बहुत पॉपुलर थी ये वहाँ पे सिंगापुर में है, आई मीन टू से। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सिंग्लिश हो गई जी, इंग्लिश थी ना तो सिंग्लिश हो गई, उन्होंने अपनी एक सिंग्लिश डेवलप कर ली। अब जी मलेशिया में आते हैं कि मलेशिया में इंग्लिश का क्या था सीन। मलेशिया में बहासा मलेशिया जो थी उन्होंने अडॉप्ट की, मलेशिया वालों ने अपनी एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पर, क्या, बहासा मलेशिया उन्होंने अडॉप्ट की अपनी नेशनल लैंग्वेज के तौर पर, ठीक है। उन्होंने इंग्लिश के जो रोल को क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब स्पेसिफिक जगहों पे उन्होंने कहा कि इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश यूज़ होगी, हर जगह नहीं चलेगी, ऑफिशियल नहीं किया उन्होंने उसे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने अपने जो एजुकेशनल सिस्टम थे उन्होंने माले मीडियम एजुकेशनल जो था, मतलब अपने स्कूल में अपनी जो नेशनल लैंग्वेज थी माले वो इंट्रोड्यूस करवाई, पर उन्होंने इंग्लिश को क्या किया, एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रख दिया कि हाँ ये भी साथ में सीखी जाए, ठीक है। अब आगे हांगकांग आ गया। हांगकांग में क्या था इंग्लिश का सीन, हांगकांग में ये था कि इंग्लिश को लिमिटेड कर दिया गया गवर्नमेंट तक, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन तक, लॉ, बिजनेस एंड मीडिया, इन एस्पेक्ट्स तक, इन डोमेन्स तक उसे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि यहाँ पे इंग्लिश ठीक है हम देख सकते हैं यहाँ पे। पर उन्होंने जो अपने मुल्क में इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों को ऑफिशियल करार दिया, ऑफिशियल स्टेटस दोनों को हासिल है। और बहुत सारे मामलों में चाइनीज़ जो है उनकी अपनी लैंग्वेज जो है, बहुत सारे मामलों में वो इंग्लिश से ऊपर ही समझी जाती है, डोमिनेट करती है वो इंग्लिश को अपने उनके मुल्क में, ठीक। टॉपिक नंबर 21, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश साउथ अफ्रीका 1। अब हम साउथ अफ्रीका में इंग्लिश का फैलाव पढ़ेंगे। कंटेम्प्रेरी सिचुएशन क्या है, आज की मौजूदा सूरत हाल क्या है वहाँ पे जी 11 नेशनल लैंग्वेजेस मौजूद हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीकन्स इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वाइट्स ऑफ डच ओरिजिन। ये MCQs आपने याद रखना है कि डच ओरिजिन जो वहाँ पे वाइट्स का जो डच ओरिजिन है उसकी क्या फ़र्स्ट लैंग्वेज है, अफ्रीकन्स, ठीक है। ये लैंग्वेज वो अपना क्या समझते हैं, ये जी अपना एक सिंबल समझते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी का एक सिंबल समझते हैं इसे, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि वहाँ पे इंग्लिश मतलब वो इतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं थी और इंग्लिश का वहाँ पे जो क्या कहते हैं कॉलोनियलिज्म भी था, तो इंग्लिश ने काफ़ी सारे इस लिहाज से अपनी एक जैसे क्या कहें कि अपनी एक शोहरत को ना इंजॉय किया है। वहाँ के लोग इसे इस्तेमाल करते थे अपनी एक मुकाम बनाने के लिए, अपने एक स्टेटस बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वही बात की गई है कि टेकन अप बाय अफ्रीकनर्स ड्यू टू इट्स वैल्यू फॉर अपवर्ड
मोबिलिटी, इसको अपने आप को बढ़ाने के लिए, इसका स्टेटस बहुत ज़्यादा था, तो अपना मुकाम बढ़ाने के लिए अफ्रीकन इसे यूज़ करने लगे इसकी वैल्यू की वजह से। अच्छा, साउथ अफ्रीकन वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। अब क्या इंग्लिश की साउथ अफ्रीकन वेराइटीज़ निकली, एक मुसलसल एक एक्सेंट सामने आया, इंग्लिश वेराइटी का एक एक्सेंट सामने आया। वो कौन सा एक्सेंट थे जो सामने आए? एक तो वो एक्सेंट था जो कि अफ्रीकन्स से मुतासिर था, अफ्रीकन्स का उस पर बहुत इन्फ्लुएंस था। एक वो था जो ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से इन्फ्लुएंस था, मतलब कि जो ब्रिटिश जैसे बोलते हैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस था, एक वो एक्सेंट था इनकी वैरायटी में मौजूद। एक और एक्सेंट था वो अफ्रीकन लैंग्वेजेस का अपना एक इन्फ्लुएंस उन पे उस वैरायटी पे पड़ा था। ठीक है, ये जो मैंने कट आउट किए हैं ये उन्होंने सेम जो हेडिंग है वो बार बार दी हुई है और मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है बार बार, इसलिए मैंने इसको अपनी आसानी के लिए कट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे से अब वहाँ पे क्या वेराइटीज़ थी? वाइट साउथ अफ्रीकन इंग्लिश, एक ये वैरायटी थी, ब्लैक SAE, इंडियन SAE, कलर्ड SAE, ये सारी वैराइटीज़ थी साउथ अफ्रीकन इंग्लिश साउथ अफ्रीका में। ये जी आपने इसका मुखफ़फ़ याद रखना है कि वाइट साउथ अफ्रीकन इंग्लिश SAE। ठीक है, अच्छा अब एक और जो मोर होमोजीनियस एक्सेंट हैज़ इमर्ज, एक देसी किस्म का एक उनका अपना एक्सेंट आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होने लगा। वो सारे इन्फ्लुएंस तो थे ही, पर उसके साथ एक मिला जुला के वो सब कुछ एक और नया एक्सेंट सामने आ गया। ठीक है, अब उसके साउथ अफ्रीका में इंग्लिश के क्या यूजेस थे? सबसे पहले वो इंटरपर्सनल थी, मतलब कि बहुत सारे लोग उसे जानते थे, उसे समझते थे और वो इसके ज़रिए आपस में एक दूसरे से बात कर सकते थे। इंटरपर्सनल, एक दूसरे के साथ बाहिमी, मतलब एक दूसरे के साथ वो बात कर सकते थे, इसके ज़रिए जानते थे वो इस चीज़ को। इंस्ट्रूमेंटल थी, इंस्ट्रूमेंटल चीज़ के लिए यूज़ कर सकते थे, मतलब कि बहुत इंग्लिश बाअसर देखी जाती थी, बहुत बाअसर लैंग्वेज समझी जाती थी और लोगों को मुतासिर करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। रेगुलेटिव यूज़ के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी, मिसाल के तौर पर रेगुलेटिव के इसे लॉज और ऐसी रूल्स वगैरह में बहुत इस्तेमाल किया जाता था, या किसी इवेंट या किसी पर्सन को एज इन जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस करना, कंट्रोल करना या परसुए करना, उन चीज़ों के लिए ये इंग्लिश बहुत यूज़ की जाती है साउथ अफ्रीका में। और इसके अलावा इनोवेटिव इमेजिनेटिव यूज़ेस के लिए भी इंग्लिश इस्तेमाल होती है अफ्रीका में। मसलन ये कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना, एक इंसान को अपनी सोच का एक पूरा सिनेरियो देना, उसे उस चीज़ में परसू करना, ये सारी जो यूज़ेस थे ये इंग्लिश इस्तेमाल किया, ये साउथ अफ्रीका में इंग्लिश को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरपर्सनल, एक दूसरे से बात करने के लिए। इंस्ट्रूमेंटल, बाअसर होने के लिए अपनी बात को। रेगुलेटिव, रूल्स एंड लॉज में। इनोवेटिव, इमेजिनेटिव, अपना जो सोच है या अपनी जो आपकी इनोवेटिव है, इनोवेशन है, उसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, लोगों को परसू करने के लिए। ठीक है, टॉपिक नंबर 22, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश साउथ अफ्रीका टू। अच्छा, अब कॉलोनियल रूल्स उन्होंने बताए हैं कि डच का इतने से इतने तक था, ब्रिटिश का इतने से इतने तक था, ये आपने बस एक बार पढ़ लेने हैं। इसके अलावा ये MCQs याद रखना है कि डच बाय नाउ कॉल्ड अफ्रीकनर्स, पहले डच कहलाता था, अब उसे अफ्रीकनर्स कहा जाता है। ठीक है, फिर जी ब्रिटिश सेटलमेंट हो गई वहाँ पर, उसके बाद इमिग्रेशन हो गई वहाँ पर इतने लोगों की। वहाँ पे विट वाटर्स रैंड, पता नहीं क्या लिखा हुआ, विट वाटर्स रैंड, हाँ जी, विट वाटर्स रैंड, गोल्ड रश वहाँ पे दरियाफ्त हो गई, गोल्ड की कान दरियाफ्त हो गई वहाँ पे, उसकी वजह से इमिग्रेंट्स आ गए इतने और पॉपुलेशन बढ़ गई। फिर जी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री। अब सबसे पहले डच थी। ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश, वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे थी डच थी, फिर उसके बाद इंग्लिश हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज। वहाँ के लोगों ने अपने कुछ ख़ास ज़ुबानों की प्रिविलेज के लिए, उनके मुकाम के लिए, उनके मतलब कायम रहने के लिए कोशिशें की, स्ट्रगल की।
और लैंग्वेज वाज यूज टू स्ट्रेंथन अपार्थेड, मतलब कि वहाँ के लोगों ने इंग्लिश भी इस्तेमाल की अपनी अपनी एक अलहदगी, अपनी एक जिसे कहते हैं एक अपना अलग मुकाम की जो ताकत है वो बरकरार रखने के लिए इन्होंने इंग्लिश नहीं है उसकी सॉरी अपनी एक स्पेसिफिक जो जिसके लिए लड़ रहे थे लैंग्वेज उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये कोशिशें की, स्ट्रगल की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, अब जब ब्रिटिश ने अपना कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने वहाँ पे अपना एक इंग्लिसाइज करने की कोशिश की, अपना एक पूरा वो सिस्टम इंग्लिश करने की कोशिश की वहाँ का सिस्टम। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डच एंड इंग्लिश एज को ऑफिशियल लैंग्वेज, वहाँ पे को ऑफिशियल से मुराद होता है कि दोनों को ऑफिशियल मुकाम दे दिया गया, स्टेटस दोनों का ऑफिशियल है। डच का भी वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज करार दी गई और इंग्लिश को भी इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज करार दी गई। फिर जी इन 1948 अफ्रीकनर्स केम इनटू पावर एंड इंट्रोड्यूस्ड अफ्रीकनाइजेशन। 1948 में अफ्रीकनर्स आ गए पावर में, उन्होंने अपनी एक अलग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई, अफ्रीकनाइजेशन। ये आपने MCQs के तौर पर याद रखना है और ऊपर भी ये भी MCQs के तौर पर याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर क्या ये जब उन्होंने अफ्रीकनाइजेशन अपनी इंट्रोड्यूस करवा दी तो अब इंग्लिश को उन लोगों को अलाउ किया गया, वो लोग उसे यूज़ करते थे, अलाउ नहीं वो लोग उसे यूज़ करते थे जो इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे। इतने तो अब हो गए थे ना वहाँ पे लोग इंग्लिश को जानने वाले, तो जो बैकग्राउंड वैसा रखते थे कि वो इंग्लिश को जानते थे तो वो इंग्लिश यूज़ करते थे वहाँ पर। और इसके अलावा वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स थे इंडिया से आए हुए, उन्होंने भी इंग्लिश को अडॉप्ट किया था और वो भी इंग्लिश जानते थे तो वो इंग्लिश बोलते थे। चाहे अफ्रीकनाइजेशन अपनी एक अलग लैंग्वेज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी थी पर ये लोग इंग्लिश बोलते थे। अब एक कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज पॉलिसी रखी गई। अब ये क्या थी कंट्रोवर्सी आई, एक बंटू एजुकेशनल एक्ट था जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया, अफ्रीकन्स ने करवाया अपने एजुकेशनल सिस्टम में। वो क्या था कि उन्होंने अफ्रीकन्स जो थी लैंग्वेज वो अपने एजुकेशनल सिस्टम में एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखती कि ये पढ़ाई जाए, इसी में अब सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ, इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए ब्लैक स्कूल्स में जहाँ पे पढ़ते थे उनके बच्चे। ठीक है, अब इस चीज़ का क्या ब्लैक स्टूडेंट्स ने क्या किया, इस चीज़ को रद्द किया उन्होंने, इस पॉलिसी को के ख़िलाफ़ मतलब रेजिस्टेंस शो की। रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्लैक स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन ब्लडी अपराइजिंग, मतलब अपराइजिंग, ब्लडी अपराइजिंग मतलब खूनी बगावत। इतने हद तक उन्होंने कोई रेजिस्टेंस शो करवाई थी कि खूनी बगावत तक काम आ गया था ना। वो क्यों बगावत की कि ब्लैक्स जो थे, ब्लैक जो पीपल थे वो अपनी लैंग्वेज को एज एन ऑपरेशन के तौर पर लेते थे, अफ्रीकन लैंग्वेज को एज एन ऑपरेशन के तौर पर, एक जैसे कहते हैं ना बैकवर्ड किस्म की लैंग्वेज के तौर पर लेते थे, क्योंकि वो तो लैंग्वेज उनके काम ही नहीं आई। ठीक है, वो इंग्लिश को ही सीख के अपनी उन्होंने एक मुकाम बनाया और इंग्लिश को ही सीखा और उसी को सीख के उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंस हासिल की थी। ठीक है, तो वो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लाइब्रेशन के तौर पर लेते थे कि आज़ादी की लैंग्वेज चाहिए, और उसे एक बैकवर्ड लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को एक बैकवर्ड लैंग्वेज के तौर पर लेने लगे जो नई नस्ल आगे से आई। ठीक है, ब्लैक व्यूड इंग्लिश एज अ टूल फॉर अचीविंग एन इंटरनेशनल वॉइस। बात सही आ गई कि वो इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को एक इंटरनेशनल टूल, एक इंटरनेशनल वॉइस के तौर पर लेते थे कि इसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। तो जो ये बंटू एक्ट का मकसद था कि अपनी वो लैंग्वेज उनकी कायम हो, वो जब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उनकी अपने एजुकेशन सिस्टम में उनकी एक लैंग्वेज कायम हो, उनका एक दौर दौरा चले, तो वो उसका ना बिल्कुल अलग रिज़ल्ट उनके सामने आया है। टॉपिक नंबर 23, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश अफ्रीका। अब अफ्रीका की हम पढ़ेंगे, उसमें इंग्लिश का क्या सीन बना, कैसे सीन बना। कॉलोनियल अफ्रीका जी, वहाँ पे ब्रिटिश का राज हो गया। ये जी आपने एक बार बस पढ़ लेना है, कोई इतना ख़ास नहीं है, हिस्ट्री बयान कर रहे हैं बस। अच्छा, अब अफ्रीका में इंग्लिश का फैलाव कैसे हुआ जी, वहाँ पे तिजारत के थ्रू बहुत इंग्लिश का फैलाव हुआ। इंक्रीज़ इन कॉमर्स, मतलब तिजारत के थ्रू बहुत
फैलाव हुआ इंग्लिश का। इसके अलावा एंटी स्लेव एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे ग़ुलामों की तिजारत होती थी, वहाँ उसके ख़िलाफ़ जो एक्टिविटीज़ शुरू की गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो लोग इंग्लिश को ही यूज़ करते थे ना अपने मौक़िफ़ बयान करने के लिए, अपने मक़ासद को बयान करने के लिए कि हमारी ये बात मानी जाए। तो उन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं तरक्की हुई, स्प्रेड हुआ वहाँ पे। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ आपने देखने हैं कि 1807 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करवाया फॉर द अबॉलिशन ऑफ द स्लेव ट्रेड, के स्लेव ट्रेड को ख़त्म किया जाए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। इसके ख़िलाफ़ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास करवाया। तो रॉयल नेवी जो वेस्ट इंडीज़ का एक नेवी थी, रॉयल नेवी, उसने थाउजेंड्स ऑफ शिप्स जो थी वो अपने कब्ज़े में ली और जो ग़ुलाम थे उनको आज़ाद करवाया। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यूज़ आपने याद करने हैं। और इसके अलावा फिर क्या हुआ, सेटलमेंट्स मेड फॉर फ्रीड स्लेव के जो आज़ाद कर दिए गए थे ग़ुलाम, उनके लिए सेटलमेंट्स की गई और एंटी स्लेव ट्रेड जो थे उनकी बेसिस वहाँ पे बनाई गई। जो ये एक्टिविटीज़ थे और जो इन एक्टिविटीज़ को कर रहे थे उनकी जो वहाँ पे था पूरा एक सिस्टम वहाँ पे सेटल किया गया। इसके अलावा ये जो था अफ्रीका, ये बाद में क्राउन कॉलोनीज़ में शामिल हो गया। क्राउन कॉलोनीज़ वो होती हैं जहाँ पे ब्रिटिश का एक गवर्नर होता है, ब्रिटिश का वहाँ पे राज होता है, वो ब्रिटिश कॉलोनी होती है। वैसे वो आज़ाद होता है पर वहाँ का जो गवर्नर होता है वो ब्रिटिश होता है। फिर इसके अलावा वहाँ पे किस वजह से इंग्लिश का फैलाव हुआ, विजिटेड बाय मिशनरीज़, मतलब वहाँ पे बहुत सारे मुबल्लिगीन आए। आप इसको इस तरह ले लें कि दूसरे ममालिक से जो प्राइस्ट वगैरह आते हैं, मुबल्लिग आते हैं, या इस तरह दूसरे ममालिक से जो हमारे इधर रिलीजियस के जो स्कॉलर्स आते हैं और इधर आके अपनी एक वो बयान देते हैं या जो भी वो ओवरऑल करते हैं, अपना एक जलसा उनका होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए। ज़रूरी नहीं वो प्राइस्ट ही हों या कुछ इस तरह के, पर हाल कोई भी ऐसी शख्सियत जो इस तरह आए और आके कोई किसी चीज़ का वो इन्फ्लुएंस करना चाहे लोगों पे, उन्हें वो मुबल्लिगीन कहलाते हैं, उन्हें इन चीज़ों में शामिल करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मुबल्लिगीन ने वहाँ पे विज़िट किया, इस वजह से भी इंग्लिश का स्प्रेड हुआ क्योंकि वो ब्रिटिश से ज़्यादा आए थे मुबल्लिगीन, प्राइस्ट वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन अफ्रीका, ये चीज़ जहाँ जहाँ स्प्रेड हुई आपने नाम पढ़ लेने हैं, जिस सिटीज़ में, कंट्रीज़ में ये हुई स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन अफ्रीका। अच्छा, अब वहाँ पे क्या सिस्टम था इंग्लिश का कि हाईली मल्टीलिंगुअल रीजन, वहाँ पे बहुत सारी ज़ुबानों को बोलने वाले लोग मौजूद थे। कोई ये नहीं था कि ख़ाली बस एक ही कोई लैंग्वेज जानता है, एक इंसान बहुत सारी लैंग्वेज जानता था, मल्टीलिंगुअल था। इसके अलावा वहाँ पे जो रीजन कॉलोनियल ऑफिशियल थे, मतलब अब वो क्राउन कंट्री बन गई थी ना, तो कोई एक जो था वो उसका मरकज़ी, जिसे कहते हैं मरकज़ी सिटी, सेंट्रल सिटी वो होगी, तो वहाँ पे उसे कॉलोनियल सिटी बोलेंगे। तो वो कह रहे थे स्टैंडर्ड वेराइटीज़ वहाँ पे यूज़ होती थी कॉलोनियल ऑफिशियल्स में एंड मिशनरीज़ में, मतलब वहाँ पे जो चर्च बन गए थे, जो मुबल्लिगीन वहाँ पे होते थे, वो स्टैंडर्ड वैरायटी ही यूज़ करते थे इंग्लिश की। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर के मामले में कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो थे वो सारे इंग्लिश ही इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जी इसके अलावा इंग्लिश की और वैरायटीज़ आई जो कि पिजन और क्रियोल से निकली थी। वहाँ पे मौजूद लोगों ने पिजन बनाई, फिर आगे से क्रियोल निकली और उसी के आगे से यही आगे जाके वैरायटीज़ की शक्ल में आ गई, इंग्लिश की वैरायटीज़ की शक्ल में। एक यहाँ पे एमसीक्यूज़ है कि इंग्लिश बेस्ड क्रियो मेजर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पे समझी जाती थी। एक क्रियोल थी, इंग्लिश बेस्ड थी, उसका नाम क्रियो था और वो कम्युनिकेशन के लिए मेजर समझी जाती थी, मेजर फॉर्म समझी जाती थी। फिर जी आगे जी फिर से वही आ गया स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन ईस्ट अफ्रीका। एक ही जैसे कहते हैं ना हेडिंग को इन्होंने रोल दिया हुआ है सच्ची। अच्छा, एमसीक्यूज़ है फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकन कंपनी इन 1888। ब्रिटिश में ईस्ट अफ्रीकन कंपनी का आगाज़ हुआ 1888 में। तो इसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल के जो प्रेक्टोरेट्स थे, प्रेक्टोरेट्स क्या होते हैं, वो इलाके जो कि ब्रिटिश के
अंडर हों, ब्रिटिश की निगरानी में हों, ब्रिटिश के अंडर हों, वो इलाके प्रोटेक्टोरेट्स कहलाते हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है। अब वहाँ पे उन इलाकों में क्या किया गया कि इंग्लिश को उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया उन इलाकों में। Almost all the protectorates declared English their official language after independence. आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, पहले तो वो थी ही ना अंडर कॉलोनियलिज्म, बाद में इंडिपेंडेंस के बाद भी उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश ही रखा, ईस्ट अफ्रीकन इंग्लिश। अच्छा जी, अब ये कौन लोग बोलते थे वहाँ पे? ये जी इमिग्रेंट्स बोलते थे, अफ्रीकन बॉर्न वाइट्स जो वहाँ पे जो गोरे वहाँ पे पैदा हुए थे अफ्रीका में, वो लोग ये बोलते थे। इसके अलावा वहाँ पे ब्रिटिश मॉडल को एज अ ब्रिटिश जो था स्टैंडर्ड वैरायटी को एज अ मॉडल समझा जाता था। टॉपिक नंबर 24, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश साउथ एशिया। अब जी हमारी अपना कंट्री और इससे मिलते जुलते कंट्री आ गए हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ आ गए हैं। साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, नेपाल, भूटान। अराइवल ऑफ इंग्लिश इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंग्लिश कैसे आई? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बनाई गई 1600 में। ये जी आपने याद रखना है MCQs। मुग़ल एम्परर्स का, मुगलिया दौर का जो डिक्लाइन हुआ, उसके साथ ट्रेडिंग जो थी, तिजारत के तौर पर वो ये जो थे अंग्रेज़ आए थे और ये डोमिनेट कर गए बड़े सगीर पर, ठीक है। इस तरह इंग्लिश आई। रोल एंड स्टेटस ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द एम्पायर। अब कॉलोनियलिज़म के दरमियान में इसका क्या रोल था इंग्लिश का? ये जी एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बन गई। हम सब पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, मैं 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक मौशत लूम में यही पढ़ते आ रहे हैं हम। मौशत लूम नहीं, सोशल स्टडी नहीं, पाक स्टडी। इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1835। MCQs याद रखना है आपने। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गया, हायर एजुकेशन में कौन? इंग्लिश बन गई। इसके अलावा इंग्लिश इंक्रीज़ द ग्रोथ ऑफ स्टेटस ऑफ इंग्लिश। इस सब चीज़ों ने क्या किया? इंग्लिश की ग्रोथ को बहुत बढ़ाया, उसके स्प्रेड को बहुत बढ़ाया, उसकी तरक्की में दुगना इजाफा कर दिया। 2 सिस्टम्स जो थे एजुकेशन में वो रखे गए बरसगीर में, वो क्या है? एक तो इंग्लिश मीडियम, एक दूसरा वर्नैकुलर मीडियम, मतलब मुकामी ज़ुबान जो हमारी जिसमें हम बोलते हैं, वो हमारी टू मीडियम्स है। अभी हमारे मुल्क में देख लें तो यही हिसाब है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम। इंग्लिश बिकम लैंग्वेज ऑफ एम्पावरमेंट। लैंग्वेज बन गई जी एम्पावरमेंट की, जिसका जो लैंग्वेज बोलता है जी वो तो क्या ही बात है उसकी। रोल एंड स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान। अच्छा, अब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गए हम, अब उसके बाद हमारे मुल्क में क्या स्टेटस है इसका? हमने जो डुअल सिस्टम इनहेरिट किया है ब्रिटिश से, कि डुअल सिस्टम 2 सिस्टम, वही कि हमारे इंग्लिश मीडियम भी है, हमारा उर्दू मीडियम भी है, ठीक है। उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल एंड इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1947। ये मैं हाईलाइट करना भूल गई। ये जी MCQs के तौर पर आपने याद रखना है कि ये उर्दू नेशनल डिक्लेयर की गई और इंग्लिश ऑफिशियल 1947 में। इसके अलावा गवर्नमेंट जो थी वो जी इंग्लिश मीडियम को ही प्रेफर करती थी और अभी तक करती है। यूज़ ऑफ इंग्लिश, अब हमारे मुल्क में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है इंग्लिश, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है हम सब जानते हैं। कोर्ट में इस्तेमाल होती है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, हाई एजुकेशन, द आर्म्ड फोर्सेस, द मीडिया, बिजनेस एंड टूरिज़म, इन ग्रुप कम्युनिकेशन। एज अ होल हमारी तो मुल्क में हर जगह इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया में से ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया है। इसी के साथ हमारी एक इंडिजनाइज्ड वैरायटी सामने आई है। अब हम अपने स्कूलों में ब्रिटिश मॉडल ही को देख के सीखते हैं, ग्रामेटिकली जो ग्रामर के जो रूल होते हैं हम उन्हीं मॉडल्स के मुताबिक सीखते हैं, पर स्टिल हमारा एक देसीपन हमारी इंग्लिश में मौजूद है और हम उसी को चलाते हैं और इसी चीज़ ने एक वैरायटी सामने लेके आई है और हम इसे एक इंडिजनाइज्ड वैरायटी कहते हैं जो हमारी ऑफिशियल हो चुकी है। हम इसे इस्तेमाल करते हैं, अपने अल्फाज भी बीच में इस्तेमाल करते हैं, पर
स्टिल बहुत सारी मेजॉरिटी जो है वो यही प्रेफर करती है, वो ब्रिटिश इंग्लिश को प्रेफर करती है या अमेरिकन इंग्लिश को प्रेफर करती है, ठीक है। यूज़र्स ऑफ इंग्लिश ये नंबर्स हैं कि पाकिस्तान में इतने यूज़र्स हैं इंग्लिश के, इंडिया में इतने यूज़र्स हैं। इंग्लिश इन साउथ एशिया, ये आपने बस एक बार पढ़ लेना, ये कोई इतना ख़ास नहीं है, ठीक। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपने क्वेश्चन के तौर पर याद करना है कि साउथ अफ्रीका में इंग्लिश का क्या यूज़ था। तो आपने ये याद रखना है कि इंटरपर्सनल यूज़ के लिए, इंस्ट्रूमेंटल यूज़ के लिए, रेगुलेटिव यूज़ के लिए और इनोवेटिव या इमेजिनेटिव यूज़ के लिए इस्तेमाल होती थी इंग्लिश वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये बंटू एक्ट जो था, ये आपने याद रखना कि एक्ट क्या था और इसके ख़िलाफ़ कंट्रोवर्सी क्या की गई और क्या मौक़िफ़ था ब्लैक चिल्ड्रंस का इसके ख़िलाफ़, वो से क्या समझते थे अपनी लैंग्वेज को और इस इंग्लिश लैंग्वेज को वो क्या तसव्वुर करते थे, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये जी आपने याद रखना है कि पाकिस्तान में इंग्लिश कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कौन कौन से सेक्टर्स में यूज़ होती है, कौन कौन से डोमेन्स में यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आता भी होता है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।